Hello guys, welcome back to the fourth part of इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम लोग पार्ट 3 तक पढ़ चुके थे। पार्ट 3 में हम लोग फैराडे लॉ तक पढ़ चुके थे और इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम लोग कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी एंड कोलरोच लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक्स मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो उससे पहले हम जानते हैं कि कंडक्टर्स किसको बोलते हैं। ठीक है, तो सबको पता है कि विच कंडक्ट करंट। ठीक है, विच कंडक्ट करंट आर कॉल्ड कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स एक्चुअली इसका दो पार्ट होता है, दो टाइप होता है। एक को बोलते हैं मेटलिक कंडक्टर्स, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, इसका दो पार्ट होता है, एक मेटलिक, एक इलेक्ट्रोलाइटिक। समझ में आ रही है? ओके, तो इसका मैं पहला पार्ट का बात करता हूँ, पहला पॉइंट का बात करता हूँ कि मेटलिक कंडक्टर्स में होता क्या है, व्हाट आर द कैरियर्स, व्हाट आर द करंट कैरियर्स। ठीक है, करंट कौन कैरी करता है? दे आर जस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बोल सकते हैं द करंट कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या फिर चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन। इसमें करंट कैरियर्स कौन है या चार्ज कैरियर्स कौन है? आर आयन। समझ में आ रही है? जैसे कि अगर हम बात की जाए, एक मेटल लेते हैं, है ना, और इसमें एक हम क्या है, सॉल्यूशन लेते हैं। ये मेरा बीकर में एक सॉल्यूशन है, तो इसमें जो भी आयन्स हैं और इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो जो करंट फ्लो करना है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव करती है ना। लेकिन इसमें क्या होती है, इसमें सपोज Cl माइनस है, Na प्लस है, तो इसमें आयन्स क्या करती है, मूव करती है। इसमें क्या होती है, जो आयन जो चार्ज कंटेन किया है, जो कैटायन है और जो एनायन है, ठीक है, तो उसके चलते क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में करंट फ्लो करती है। लेकिन बात करते हैं तेरा मेटल्स का, तो मेटल्स में जो करंट जो फ्लो करती है वो कहां से करती है, वो इलेक्ट्रॉन से करती है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट में इसके, इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है, नो केमिकल चेंज। ठीक है, बट इसमें क्या होता है, इसमें तरह डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेक प्लेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, केमिकल चेंज नहीं होता है, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। जैसे हम वायर पे अगर करंट फ्लो करते हैं तो वायर वहीं का वहीं रहता है, उसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है। उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। ठीक है, लेकिन इसका बात किया जाए, देखिए इसमें तेरा इलेक्ट्रोलाइट का क्या होती है, डिकम्पोजिशन होती है। अगर मान लेते हैं इसमें कॉपर प्लस है, तो कॉपर प्लस विल गेट इलेक्ट्रॉन टू गिव कॉपर सॉलिड। ठीक है, तो उसमें क्या हो रही है, कॉपर डिकम्पोज हो जा रही है। बात समझ में आ रही है? या डिपोजिट हो जा रही है। तो इसमें क्या होती है, तेरा डिकम्पोजिशन ऑफ क्या इलेक्ट्रोलाइट होती है। ठीक है, ओके, थर्ड पॉइंट आते हैं कि इसमें जो रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, वो कैसे होती है, क्यों होती है इसमें, कि देखो जब हम एक मेटल लेते हैं तो मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब मूव करते हैं तो जो फिक्स्ड एटम है उस मेटल का जो फिक्स्ड आयंस है, फिक्स्ड एटम्स हैं, उस पे इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं। तो इसके चलते क्या हो रही है, उससे रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, तो उसमें जो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस इज कॉल्ड बाय कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ फिक्स्ड एटम्स। ठीक है, और इसमें क्या होती है, इसमें रेजिस्टेंस कैसे होती है, जो इसमें आयन जो चार्जेस है, जो आयंस है, वो सॉल्वेंट का जो पार्टिकल है उससे पहले बात कोलाइड करेगी, है ना, और जो खुद का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे उसको ओवरकम करना पड़ेगा ना। तो ये सब के चलते उसमें क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है ना। तो बोल सकते हैं
तो रेजिस्टेंस इज caused by collision of ions with solvent particles, ठीक है, और इट्स इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इससे होती है, ठीक है। फोर्थ में आते हैं, तो फोर्थ पॉइंट क्या बताता है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो रेजिस्टेंस क्या होता है, ये बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो एटम क्या होता है, स्पीड से मूव करता है, ज्यादा वाइब्रेट करता है। तो जो मेटल का जो एटम्स हैं वो ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास में एटम आना स्टार्ट कर जाएंगे, तो जिससे क्या होगा, उसका मूवमेंट कम हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। सेम बात करते हैं इसमें, अगर हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, घट जाएगा। क्यों घटेगा इसका रेजिस्टेंस? इसमें ठीक उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि जो चार्जेस हैं जिससे करंट फ्लो कर रहा है वो खुद ही स्पीड से मूव करेंगे ना, खुद ही ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, तो मूवमेंट जो चार्जेस का क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट में जो करंट होती है वो चार्जेस के चलते ही होती है ना। तो अगर चार्जेस का मूवमेंट को अगर बढ़ा दे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस घट जाएगी ना, ठीक है। तो टेम्परेचर को बढ़ाने से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक जो मूवमेंट होती है वो ज्यादा हो जाती है, मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। ये 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लिख लीजिए। तो मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक रेजिस्टेंस में या फिर कंडक्टेंस में मुझे इस चैप्टर में इलेक्ट्रोलाइटिक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कि इलेक्ट्रोलाइटिक, जब हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, मतलब कोई भी एक सॉल्ट, उसके अगर हम उसको बनाते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है, जैसे कि NaCl इन वाटर, AlCl3 इन वाटर, ठीक है। तो अगर हम कोई भी सॉल्ट जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोल रहे हैं, है ना, उसका अगर बनाते हैं सॉल्यूशन, तो उसमें जो करंट फ्लो हो रही है या फिर जो भी रेजिस्टेंस हो रही है ना, उसके बारे में मुझे पढ़ना है ना। तो अब बात करते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स जो अफेक्ट करता है क्या, रेजिस्टेंस को, कि रेजिस्टेंस को किस किस फैक्टर जो इसको अफेक्ट करता है ना। तो पहला फैक्टर की बात किया जाए कि कौन सा फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करेगा, वो है तरह सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन, ठीक है। कि मतलब कि जो सॉल्यूट जो लिए हम लोग, तो वो खुद का जो इंटरैक्शन रहेगा, जैसे बात किया जाए कि अगर हम अल्कोहल ले लेते हैं या फिर कोई भी एसिड ले लेते हैं, CH3COOH ले लेते हैं, विनेगर, ठीक है। तो अगर हम दो एसिड के बीच का जो इंटरैक्शन रहेगा उसको क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूट टू सॉल्यूट इंटरैक्शन। अगर ये ज्यादा होता है, अगर ये ज्यादा होता है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा ना, क्योंकि अगर इंटरैक्शन ज्यादा मतलब कि बाइंडिंग फोर्स ज्यादा है तो मूवमेंट कम हो जाएगी ना, मूवमेंट कम हो जाएगी मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस ज्यादा है मतलब, ठीक है। और कंडक्टेंस क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। देखो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस जस्ट अपोजिट है ना, कंडक्टेंस इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जितना ज्यादा मूवमेंट होगा आयंस का, चार्जेस का, उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, कंडक्टेंस रहेगा, ठीक है। और अगर ज्यादा कंडक्टेंस है मतलब क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं। दूसरा आते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन, मतलब कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो फोर्स है अगर वो ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो फिर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, है ना। तो ज्यादा फोर्स कैसे आ पाएगा, ठीक है। देखो जैसे कि बात किया जाए
एक सॉल्ट लेते हैं हम LiCl एंड CaCl, ठीक है, दो सॉल्ट लिए हैं, दोनों को हम डाल दिए वाटर में, तो ये Li प्लस देगा, ये CS प्लस देगा, ठीक है, क्योंकि इसका साइज कम है तो इसका चार्ज डेंसिटी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, तो क्या वही ज्यादा वाटर को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, तो जो हाइड्रेटेड आयन जो बनेगा वो इसमें क्या होगा, ज्यादा बनेगा, ज्यादा बड़ा बनेगा ये, और ये छोटा सा बनेगा, ठीक है, ये इसका साइज है। बात समझ में आ रही है? जितना बताया थे पहले भी इसको कि जितना ज्यादा चार्ज रहेगा और जितना छोटा साइज रहेगा उतना ही ज्यादा सॉल्वेशन एनर्जी होता है, मतलब उतना ही ज्यादा जो सॉल्वेंट का जो पार्टिकल है वो उसको अटैक करेगा, तो जो अटैक करने के बाद जो साइज बनेगा वो बड़ा बन जाएगा, ठीक है। जैसे इसका बात करते हैं, इसमें मान लेते इसका साइज तो छोटा होता है, इसका साइज बड़ा होता है, तो साइज छोटा है इसका, तो इसे मान लेते हैं कि 100 मॉलिक्यूल वाटर का अपने तरफ ये खींचा, तो ये क्या करेगा, ये 100 नहीं बल्कि ये 10 मॉलिक्यूल ये अपने तरफ खींच पाएगा। समझ में आ रही है? क्योंकि इसका चार्ज डेंसिटी कम है, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, डाउन द ग्रुप साइज क्या होती है, बढ़ती है ना। तो क्योंकि इसका जो हाइड्रेटेड, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड आयन, तो अगर जो हाइड्रेटेड आयन जो है वो बड़ा बन गया, मतलब मूवमेंट कम हो गई ना, मूवमेंट कम हो गई तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब समझ गए? ठीक है, तो सिंपली बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा चार्ज रहेगा या जितना छोटा साइज रहेगा, ठीक है, उतना ही क्या रहेगा, बताओ, साइज छोटा रहेगा उतना ही क्या, सॉरी इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया ना, फिर अगर मूवमेंट कम हो तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, तो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है। यहाँ तक मतलब कि इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। मतलब कि अगर इसका साइज, खुद का साइज छोटा है तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहेगा, तो हाइड्रेटेड आयन बड़ा बनेगा, तो मूवमेंट कम हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी ना। समझ में आ गई? ओके, थर्ड आता है सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन, है ना। सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन मतलब कि अगर जितना ज्यादा विस्कस लिक्विड रहेगा उतना ही क्या, उतना रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जितना ज्यादा हम विस्कस लेंगे, जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा तेरा सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच में, उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, तेरा रेजिस्टेंस रहेगा। समझ में आ रही है यहाँ तक? ओके, तो अब हम आते हैं इसके रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस में। तो हम देख चुके हैं कि किस किस फैक्टर्स में रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस जो होती है वो डिपेंड करती है ना। तो अब हम कि कैसे हम किसी का रेजिस्टेंस या फिर किसी का कंडक्टेंस एक इलेक्ट्रोलाइट का कैसे निकालें। इससे पहले हम क्या करते थे कि मेरे पास एक मेटल था मेरे पास, और इस मेटल में हम क्या करते थे, एक बैटरी लगा दिए, इसका बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम फाइंड कर लेते थे, ठीक है। तो मुझे पता है कि V = RI होता है, तो यहाँ से R का वैल्यू कितना होगा, V/I होगा। तो हम सिंपली यहाँ का एम्पियर करंट, कितना एम्पियर करंट है, कितना इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, हम वहां से क्या फाइंड कर लेते थे, सिंपली हम रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेते थे। लेकिन अगर बात किया जाए, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, तो इस सॉल्यूशन में जैसे यहाँ पे हम सिंपली वायर लगा दिए, तो इसमें हम वायर कैसे लगाएंगे, तो हम कैसे इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाएंगे, कैसे हम इसमें करंट निकाल पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या एक सिंपल सा मेथड यूज करना होता है, जिससे हम फाइंड करते हैं रेजिस्टेंस किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सेल, एक हम सेल ले लिए हैं, है ना, ठीक है, और इसमें हम दो प्लेटिनम वायर को सील्ड कर दिए हैं, दो प्लेटिनम एक इलेक्ट्रोड ले लिए हैं, ठीक है, और इसको हम लगा दिए हैं बैटरी से। समझ में आ रही है? और क्या है, इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को डाल देते हैं, कहीं से हम यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट को इसमें डाल देते हैं, ठीक है। और इसका लेंथ मान लेते हैं कि A है, जो एरिया क्रॉस सेक्शन A है, और ये लेंथ जो है वो L है। बात समझ में आ रही है?
तो जो भी लेंथ तेरा सेल का रहेगा वही लेंथ तेरा किसका रहेगा, सॉल्यूशन का रहेगा, और जो भी क्रॉस सेक्शन तेरा सेल का रहेगा वही क्रॉस सेक्शन तेरा किसका रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट का रहेगा, सॉल्यूशन का रहेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो L/A होता है इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं सेल कांस्टेंट, उसको हम लोग G* से लिखते हैं। ठीक है, ये नोटेशन है। तो इसके अकॉर्डिंग बात किया जाए तो V विल बी इक्वल टू RI, तो जो भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही डिफरेंस किसका रहेगा, वही डिफरेंस तेरा इलेक्ट्रोलाइट का रहेगा, वही डिफरेंस तेरा सॉल्यूशन का रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो भी करंट फ्लो कर रहा है वही करंट तेरा किसमें फ्लो करेगा, सॉल्यूशन में करेगा, तो जो रेजिस्टेंस आएगा वो किसका आएगा, तेरा सॉल्यूशन का आएगा। ठीक है, तो हम यहां से फाइंड कर देंगे, यहां से कोई दिक्कत नहीं, R इक्वल टू V/I है ना, और मुझे ये भी पता है R इक्वल टू रो L/A होता है कि नहीं, जिसमें कि रो का वैल्यू क्या होता है, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, रेजिस्टिविटी, है ना। ओके, तो जो रेजिस्टिविटी होता है वो उस मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, अगर हम सॉल्यूशन चेंज करेंगे तो उसका रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगा। बात समझ गए यहाँ तक, ओके। तो यहाँ पे किसी कोई दिक्कत नहीं, कैसे रेजिस्टेंस निकालते हैं, रेजिस्टिविटी L/A, है ना। तो अगर बोला जाए कि डिफाइन रेजिस्टिविटी, तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो सिंपली बोल देंगे इट इज द रेजिस्टेंस, इट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ, इफ लेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ये कितना बन गया, इट इज द दिस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आता है, मतलब कि अगर ये 1 सेंटीमीटर लेंथ ले लेते हैं, अगर ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, तो उसका जो भी रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। समझ गए यहाँ तक, ओके। तो मुझे पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है उसका जो SI यूनिट क्या होता है, ओम होता है कि नहीं। ठीक है, वही बात करते हैं, तेरा रेजिस्टिविटी का क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे L मीटर बाय मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये सिंपली ओम इंटू मीटर हो जाएगा, या फिर ओम इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक, ओके। अब आते हैं इसके नेक्स्ट में, कि जैसे कि बता दिए कि ये मेरा R इज रेजिस्टेंस, तो कंडक्टेंस जिसको हम C बोलते हैं, कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू 1/R, है ना, कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू 1/R। ओके, तो वही काम यहाँ पे करना है, जब यहाँ पुट कर देंगे तो 1/ρ A/L आ जाएगा। ठीक है, और जो 1/ρ है दिस वैल्यू, इसको हम स्मॉल k लिखते हैं A/L, समझ गए, और दिस k विल बी कॉल्ड एज कंडक्टिविटी, दिस विल बी कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। जैसे कि वहां पे रेजिस्टिविटी है, यहाँ पे क्या है, कंडक्टिविटी है, ये कंडक्टेंस है। ठीक है, ओके। तो अब जैसे कि R का SI यूनिट कितना है, ओम है ना, तो इसका होता है SI यूनिट MHO, मो बोलते हैं इसको, सिंपली ओम इनवर्स बोलेंगे, क्योंकि ये ओम को हम ओम ऐसे बताते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, तरह मो और ओम इनवर्स। समझ गया यहाँ तक, ओके। तो अब बताओ कि व्हाट विल बी द SI यूनिट फॉर K, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा क्या है, देखो ये मेरा ओम इनवर्स है, कंडक्टिविटी ये तरह सपोज सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया या सेंटीमीटर हो गया, तो कितना हो गया, K विल बी इक्वल टू ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। समझ गया तक, द SI यूनिट इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब देखो ओम इनवर्स को हम लोग साइमेन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइमेन, इसको हम S से लिखते हैं। ठीक है, ये सब है ओम
ओम इनवर्स और साइमन तीनों इसका तेरा एसआई यूनिट है ना। सेम इसका बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइमन इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, ये हो जाएगा। अब समझ गया यहाँ तक, है ना। ओके, अब देखो अगर इसको हमको मीटर में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे। देखो ये 22 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो सिंपली हो जाएगा 100 साइमन मीटर इनवर्स। ये कैसे किए, क्योंकि मुझे पता है कि साइमन पर सेंटीमीटर है ना, तो इन प्लेस ऑफ सेंटीमीटर आई कैन राइट 0.01 मीटर, ऊपर जाएगा तो 100 साइमन मीटर इनवर्स बन के देखो, है कि नहीं। समझ यहाँ तक, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है कि जो कंडक्टिविटी है उसका एसआई यूनिट कितना है तेरा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है, या फिर साइमन इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। इफ यू आर चेंजिंग दिस टू मीटर इनवर्स इट विल बी 100 साइमन इंटू मीटर इनवर्स। समझ गए यहाँ तक, ओके। इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं, है ना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मोलर कंडक्टेंस में, है ना, कि मोलर कंडक्टेंस बोलते किसको, इसको हम लैम्डा एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इट इज ए कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट which are placed between 2 electrodes having 1 unit length apart, ठीक है, which are 1 unit length apart। जो भी इलेक्ट्रोड जो लिए हैं उसमें अगर एक हम यूनिट लेंथ का डिस्टेंस रखते हैं और इसमें जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं अगर वो 1 मोल है तो जो कंडक्टेंस रहेगा इसका उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे। मतलब दैट इज अ कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, प्लेस्ड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड हैविंग 1 यूनिट और हैविंग यूनिट लेंथ अपार्ट, ठीक है। और समझ गए यहाँ तक, जिसका यूनिट लेंथ जो डिस्टेंस होना चाहिए इलेक्ट्रोड का वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और उसमें 1 मोल बस इलेक्ट्रोलाइट कंटेन किया होना चाहिए। तो जो भी उसका कंडक्टेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको हम लोग मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे, ठीक है। तो इसका सिंपली फॉर्मूला होता है, याद रखना, K बाई मोलारिटी, क्या होता है, कंडक्टिविटी, जो K जो बताया कंडक्टिविटी बाई मोलारिटी, है ना। और इसे याद रखना, ठीक है, कि अगर K का वैल्यू मीटर में दिया है तो फर्स्ट चेंज इट इनटू सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम इसमें देखो इस कॉन्सेप्ट में हम लोग सारा वैल्यू क्या लेंगे, सेंटीमीटर में लेंगे, ठीक है, और सारा वैल्यू हम सेंटीमीटर में ही लेंगे। इसमें आराम से हम पुट कर सकते हैं। सेंटीमीटर हम कहाँ लेते हैं, जो सेल कांस्टेंट जो था L/A, तो लेंथ भी हम सेंटीमीटर में लेंगे और एरिया भी क्या लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में लेंगे। तो जो K आएगा वो भी तरह किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। अब समझ यहाँ तक, ओके। तो देखो इसमें क्या, जो मोलर कंडक्टिविटी का जो SI यूनिट क्या हो जाएगा, सिंपली साइमन होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स, इसको याद रखना, ठीक है, क्योंकि जो K होता है वो साइमन में होता है ना। बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये क्या होगी तेरा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, अगर सब कुछ तेरा सेंटीमीटर में है तो, ठीक है यहाँ तक, ओके। तो इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं जो यहाँ बताया हूं कि इफ रेजिस्टिविटी ऑफ 0.8 मोलर KCl सॉल्यूशन इज 2.5 × 10³ ओम, फाइंड मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी, उसको निकालना है। देखो इसमें रेजिस्टिविटी दिया है, कंडक्टिविटी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें K क्या है तेरा, K तेरा कंडक्टिविटी है, ठीक है। मुझे पता है कि पहले गिवन क्या है कि जो तेरा रेजिस्टिविटी है वो गिवन है, कितना गिवन है, 2.5 × 10³ ओम दिया हुआ है कि नहीं। बात समझ गया तक, ओम इंटू क्या हुआ, सेंटीमीटर है, सॉरी सेंटीमीटर है यहाँ पे, ठीक है, ये तेरा सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है। तो हम निकालना चाहेंगे कंडक्टिविटी 1/K कितना होगा, तो जो कंडक्टिविटी है 1/ρ रहेगा, मतलब 10⁻³ / 2.5 ओम इनवर्स
सेंटीमीटर इनवर्स। बात समझ यहाँ तक? तो के आ गया है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है, इसमें बस डाल देना, पुट कर देना। देखो पुट करके कितना आएगा, 10⁻³ 2.5 इंटू कितना है 0.8, क्या जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, सिंपली इसको हमको सॉल्व कर देना है ना। तो सॉल्व करने से वैल्यू कितना का देखो 5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसको सॉल्व करना, यही आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें सिंपली अब मुझे वैल्यू दिया हुआ था और मुझे सिंपली इसमें पुट करना है वैल्यू को, है ना। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं जो काफी ज्यादा, उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए। तो इसी में एक और क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल filled with 0.1 mole per liter KCl solution is 100 ohm। मतलब रेजिस्टेंस, जब एक कंडक्टिविटी सेल जो लिए थे हम लोग, उसमें अगर हम 0.1 मोल पर लीटर अगर हम KCl सॉल्यूशन डालते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 ओम हो जाएगा। इफ रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल filled with 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन इज 520 ओम। अगर हम सेम सेल को, अगर हम जहां पे 0.1 KCl सॉल्यूशन था उसको हटा के अगर हम 0.02 मोल पर लीटर जो कंसंट्रेशन का जो KCl अगर हम डालते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 100 से चेंज होके क्या बन जाएगा, 520 बन जाएगा। ठीक है, टू कैलकुलेट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन। मतलब जो बाद में हम जो KCl सॉल्यूशन डाले हैं, ठीक है, 0.1 को हटा के, ठीक है, तो उसका मुझे कंडक्टिविटी मतलब K निकालना है और मोलर कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा m निकालना है। मतलब निकालना क्या है, मुझे कंडक्टिविटी निकालना है और लैम्डा m निकालना है किसका, ऑफ 0.02 KCl का निकालना है, KCl सॉल्यूशन का फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ तक कैसे आएगा फिर, जो गिवन क्या है, मैं इसको मैं साइड में लिखता हूं कि जो 0.1 KCl जो सॉल्यूशन था, 0.1 मोलर KCl जो सॉल्यूशन था, इसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। इसका तेरा कंडक्टिविटी मतलब K दिया हुआ है, मतलब स्मॉल k दिया हुआ है 1.29 S पर मीटर। मैं तो पहले भी क्या बता चुका हूं कि कभी भी मीटर में नहीं रखना है, हमेशा चेंज कर दो किसमें, सेंटीमीटर में। तो ये तरह मीटर में है तो चेंज इट इनटू सेंटीमीटर। चेंज कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ बाय मीटर है ना, मतलब साइमन बाय मीटर है, मतलब मीटर है यहाँ पे, 1 मीटर यहाँ पे है, मतलब ठीक है। तो मुझे पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये हट गया, तो मतलब क्या हुआ, 0.00129 S सेंटीमीटर इनवर्स आ गया। समझ गया तक? ओके, देन जब K आ चुका है, मुझे पता है कि रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/KL/A होता है। देखो रो L/A होता है ना, रो मतलब क्या हुआ, 1/K हुआ। रो क्या है तेरा, रेजिस्टिविटी है, और K क्या है तेरा, कंडक्टिविटी है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, रो L/A, और रो मतलब 1/KL/A। यहाँ से L/A निकल जाएगा ना, जो सेल कांस्टेंट है जिसको हम लोग G स्टार बोल रहे थे, क्या वैल्यू आ जाएगा, R इंटू सिंपली कंडक्टिविटी आ जाएगा ना। ठीक है, उसको क्या करेंगे, पुट कर दो 0.00129 इंटू 100। ठीक, क्या आ जाएगा वैल्यू, देखो 0.129, और किस में आएगा, इस तरह सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा ना, दिख रहा है ना। समझ गए यहाँ तक, किसी कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मुझे यूज करना चाहिए, तो इसको मैं यूज करूंगा। ठीक है, कैसे यूज करना है, मुझे पता है कि जो L/A जो है उस सेल में तो चेंज नहीं होने वाला है ना। जो लेंथ है जो है, जो एरिया है उस सेल का, वो तो चेंज नहीं होगा ना। ठीक है, लेकिन चेंज क्या होगा, सिर्फ हम कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जा रही है,
चेंज हो जा रही है। तो मुझे पता है कि रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 1 बाय कंडक्टिविटी इंटू एल बाई ए। ठीक है, तो यहाँ से के का वैल्यू कितना आ जाएगा, एल बाई ए बाई आर। एल बाई एम निकाल चुके हैं 0.129 और बाई आर का वैल्यू कितना है, देखो 520 ओम है ना, और ये क्या सेंटीमीटर इनवर्स में ही तो है, समझ गया यहाँ तक। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, तो देखो तो सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आ जाएगा तरफ 0.00248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो दिस इज माय कंडक्टिविटी ऑफ दिस 0.02 KCl सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। तो मुझे पता है कि ये तरह सेंटीमीटर में तो है ही, तो सिंपली मोलर कंडक्टिविटी कितना होता है, K इंटू 1000 बाई कंसंट्रेशन। तो सिंपली पुट कर दो 0.00248 इंटू 1000 बाई कितना है 0.02 है, समझ गए। ये वैल्यू कितना आएगा, देखो ये हट गया, तो ये पॉइंट यहाँ डेसिमल हट गया, तो 124 आएगा सिंपली, है ना। अब समझ गया यहाँ तक। तो 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं, दिस इज माई आंसर। तो यहाँ से ये आंसर आ गया, यहाँ से ये आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरह मैं निकालता हूं, अगर जहां भी बोला गया कि फाइंड मोलर कंडक्टिविटी, तो फर्स्ट फाइंड द कंडक्टिविटी। ठीक है, और कंडक्टिविटी अगर तुम फाइंड कर लेते हो तो सिंपली यहाँ पे इस फॉर्मूला में पुट कर देना है। लेकिन इसमें याद रखना कि कंडक्टिविटी शुड बी इन साइमन पर सेंटीमीटर, ठीक है, नॉट इन मीटर, तभी हम इसी फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। ठीक है यहाँ तक, ओके, इसको लिख लीजिए। अब आते हैं हम लोग वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विथ कंसंट्रेशन। मतलब अगर हम कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो तेरा कंडक्टेंस या फिर मोलर कंडक्टेंस में क्या इफेक्ट पड़ता है ना, कि कैसे वो चेंज होता है। तो सबसे पहला बात लेते हैं कि जो कंडक्टेंस होता है वो क्या होता है, घटता है जब हम कंसंट्रेशन को कम करते हैं। देन कंसंट्रेशन इज डिक्रीज, देन कंडक्टेंस विल डिक्रीज टू। क्यों, क्योंकि अगर हम कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं मतलब क्या, उसके मोल्स कम हो जा रहे हैं ना, उसमें आयंस कम हो जा रहे हैं। तो मूवमेंट ऑफ आयंस से तो कंडक्टेंस बोलते हैं, जितना ज्यादा मूवमेंट होगा उतना ही ज्यादा उसमें क्या रहेगी, कंडक्टेंस रहेगी। अगर हम कंसंट्रेशन कम कर दे रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स तो कम हो गया, तो मोल्स जब कम हो गया तो क्या हो रहा है, कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना। ठीक है, लेकिन जब बात किया जाए मोलर कंडक्टेंस का, मैंने बात की लैम्डा एम, जो इसको हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना, ये बढ़ता है जब हम कंसंट्रेशन को कम करते हैं, तो इसको याद रखना। ठीक है, ठीक है, जब हम कंसंट्रेशन को कम करते हैं तो क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, क्यों बढ़ता है, कि मोलर मतलब क्या हुआ, पर मोल हुआ, है कि नहीं। मोलर मतलब क्या होता है, पर मोल होता है। तो हम उसका मोल्स को कम नहीं कर रहे, लेकिन वॉल्यूम को मुझे बढ़ाना पड़ेगा अगर हमको कंसंट्रेशन को कम करना है। तो अगर हम 1 मोल लिए हैं इलेक्ट्रोलाइट, तो हम चाहते हैं कि उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाए, कम हो जाए। तो कम कैसे कर पाएंगे, अगर हमको 1 मोल फिक्स रखना है तो उसको हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। तो मोल्स तो तरह उतना ही रहेगा, लेकिन अब मेरे पास ज्यादा एरिया मिल गया मूव करने का। ठीक है, तो क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है यहाँ तक, ओके। तो अगर बात किया जाए, हम लोग एक स्ट्रॉन्ग का लेते हैं, इफ वी आर टेकिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर हम इसका कंडीशन लिखे, ठीक है, इफ आर राइटिंग ए कंडीशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस विथ कंसंट्रेशन, तो दैट इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी। और ये लैम्डा एम क्या होता है, लैम्डा एम नॉट क्या होता है, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, क्या बोलते हैं,
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? देखो अगर क्या हो रहा है कि अगर हम कंसंट्रेशन को अगर हम जीरो ले आते हैं, इफ कंसंट्रेशन इज जीरो देन लैम्डा विल बी इक्वल टू लैम्डा एम नॉट। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हम जितना ज्यादा हम देखो अगर हम इसको बहुत जीरो ले आते हैं कंसंट्रेशन को कम, मतलब व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो देन लैम्डा एम विल बी इक्वल टू लैम्डा एम नॉट। अब समझ में आ गई? ठीक है, ओके। तो ग्राफ कैसे बनेगा? तो ग्राफ कैसे बनेगा? इफ सी हाफ लेते हैं और यहाँ पे लैम्डा एम लेते हैं तो ग्राफ को ऐसे बनेगा ना, दिस इज माई स्लोप, ए विल बी माई स्लोप, ठीक है, और ये रूट सी है। देखो सी को हम जितना कम करेंगे देखो लैम्डा एम उतना ही बढ़ेगा, ठीक है, या इसको बढ़ाएंगे तो लैम्डा एम घटेगा, एंड दिस इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट, जो हम क्या बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? इट इज द मोलर कंडक्टिविटी या फिर इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब अगर हम उसको इनफाइनाइट डाइल्यूट करते हैं तो क्या होगा? उसका वॉल्यूम बहुत बढ़ जाएगा, तो उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? जीरो के क्लोज आ जाएगा। ठीक है, तो व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो देन द मोलर कंडक्टिविटी विल बी कॉल्ड एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, means the conductivity of 1 mole at infinite dilution, it is called limiting molar conductivity। समझ में आ गया यहाँ तक? ओके, तो स्ट्रॉन्ग जो बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट का, ये क्या हो गया? या फिर KCl ले लो, NaCl ले लो, जो इजिली टूट जाता है, जिसका अल्फा वैल्यू क्या होता है? 100% होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं वीक के लिए। तो वीक के लिए क्या, जो अल्फा जो होता है ना वो लैम्डा एम बाय लैम्डा एम नॉट होता है, मोलर कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, उसको अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लिए CH3COOH। ठीक है, तो इसके लिए जो तेरा अल्फा रहेगा कितना वो टूट रहा है, दैट विल बी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब समझ में आ गई? ठीक है, तो यहाँ से के वैल्यू क्या होता है? सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा होता है। इसको इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सी लैम्डा एम बाई लैम्डा एम नॉट का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस लैम्डा एम बाई लैम्डा एम नॉट, है कि नहीं? तो यहाँ से क्या आ जाएगा? देखो यहाँ से आ जाएगा सी ऑफ, यहाँ जाएगा लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम, और ऊपर क्या बनेगा? लैम्डा एम स्क्वायर और बाय लैम्डा एम नॉट, ये बन जाएगा ना। देखो सिंपल सी बात है। ठीक है, ओके, तो दिस इज माई के क्या होता है? इट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, तो अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका? इज सिंपली लाइक दिस। ठीक है, सी हाफ है, ये लैम्डा एम है। ठीक है, यहाँ तक हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे। ठीक है, जब ये जीरो रहेगा तो उस केस में ये बनेगा, है ना? अब समझ गए यहाँ तक? ओके, तो इसको देख लो। इसी में आते हैं एक क्वेश्चन में। ठीक है, कि इसमें क्वेश्चन कैसे आता है। तो गिवन है कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोल पर लीटर CH3COOH इज 4.95 into 10 to the power -5 S per सेंटीमीटर। फाइंड के क्या है? तेरा डिसोसिएशन कांस्टेंट है। ठीक है, इफ लैम्डा एम नॉट इज 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो मुझे क्या निकालना है? के निकालना है। तो अभी मैं बताया था कि के क्या होता है? के जो होता है सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा होता है ना। के सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा होता है। ठीक है, तो यहाँ से सी दो, सी की तरह गिवन है, सी कहाँ दिया है? ये सी तरह कंसंट्रेशन गिवन है, तो मुझे बस अल्फा निकालना है। अल्फा का निकल जाएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। और अल्फा क्या होता है? लैम्डा एम बाई लैम्डा एम नॉट होता है। लैम्डा एम नॉट देखो दिया हुआ है, मुझे लैम्डा निकल जाएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो लैम्डा एम का वैल्यू कितना होता है? के इंटू 1000 बाई कंसंट्रेशन। ठीक है, देखो के के बताया थे, के वैल्यू शुड बी इन सेंटीमीटर, तो वहां पे दिया हुआ है।
तो इट इज इन सेंटीमीटर। क्या वैल्यू आ जाएगा 4.95 10⁻⁻5 इंटू 1000 बाई कितना होगा 0.001028। समझ गए? फिर क्या आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बात समझ में आ रही है? तो बताओ इसका वैल्यू कितना होगा? ये 48.15 है, ठीक है ना? इसको जब इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 48.15 बाई 390.5, ठीक है? तो वैल्यू कितना आ रहा है? वैल्यू आ रहा है 0.1233। समझ में आ रही है? अब हम इसी को इसमें पुट कर देंगे, ठीक है? वैल्यू दिया हुआ देखो 0.001028 इंटू 0.123 का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस 0.1233, ठीक है? यहाँ पुट कर दी वैल्यू को, तो ये वैल्यू कितना आएगा 1.78 10⁻⁻5 आ गया। बस ऐसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? यहाँ तक ओके। इसका नेक्स्ट टॉपिक है कॉलरॉच लॉ, है ना? कॉलरॉच लॉ काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है? एग्जांपल लेता हूँ AlCl3 का, ठीक है? एक सॉल्ट, एक इलेक्ट्रोलाइट है AlCl3। तो अगर बोला जाए तो व्हाट इज द मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AlCl3, ठीक है? व्हाट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AlCl3, मतलब द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है? तो ये जो होता है ये क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। समझ गए यहाँ तक, है ना? तो मतलब सिंपली ऐसा करेंगे हम लोग कि इसमें जितना भी कंस्टिट्यूएंट आयंस है सबका हम क्या करते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को ऐड कर देते हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे एक्चुअली 3 था ना, तो यहाँ पे मुझे इंटू 3 करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 3 मोल है। तो अगर एक Cl का जो कंडक्टिविटी है अगर सपोज मान लेते हैं 100 है, 100 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है? तो 3 Cl कितना हो जाएगा 3 इंटू 100, ठीक है? और प्लस जितना भी तरह मोलर कंडक्टिविटी Al का रहेगा, Al प्लस C का रहेगा, सबको हम ऐड कर देंगे। बात समझ में आ गई? मतलब सिंपली है कि कॉलरॉच लॉ स्टेट्स दैट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट विल बी द सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन, ठीक है? जैसे अगर हम NaCl लेते हैं, ठीक है? तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl विल बी द सम ऑफ लैम्डा m ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस। इसका कंस्टिट्यूएंट आयंस क्या क्या है, Na प्लस है और क्या है Cl माइनस है, ठीक है? तो दोनों का हम क्या करेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को ऐड कर देंगे, ठीक है? जितना भी आयंस है सबका मुझे ऐड करना है बस। तो कॉलरॉच लॉ स्टेट्स दैट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस, ठीक है? यहाँ तक तो हम सिंपली क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ठीक है? तो एग्जांपल ले रहे हैं, तो एग्जांपल लिया हूं मैं, ठीक है? अगर बोला जाए कि लैम्डा m ऑफ Ba+2 इज 100 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एंड लैम्डा m ऑफ Cl माइनस इज 150, ठीक है? तो व्हाट इज लैम्डा m नॉट फॉर BaCl2? तो क्या हो जाएगा लैम्डा m ऑफ Ba+2 प्लस 2 इंटू लैम्डा m नॉट फॉर Cl माइनस, तो कितना हो गया 100 प्लस 2 इंटू 150, तो कितना हो गया तरफ 400, ठीक है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सिंपली सबको हमको ऐड कर देना है, ठीक है? यहाँ तक ओके। तो अब इसी में आते हैं एक और क्वेश्चन में, फाइंड लैम्डा m नॉट फॉर H2C2O4 गिवन द लैम्डा m नॉट फॉर 3 इलेक्ट्रोलाइट। इसमें मुझे 3 का दे दिया है, मुझे एक 4th का निकालना है, ठीक है?
तो जब भी ऐसा केस होता है तो हम क्या करते हैं, तो सिंपली बात करते हैं कि इस जो इलेक्ट्रोलाइट गिवन है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है। तो इसमें मेरा H2 प्रेजेंट है और C2O4 2 माइनस प्रेजेंट है, ठीक है। ये जब टूटेगा क्या देगा, 2H प्लस C2O4 2 माइनस, ठीक है, दो चीज मिल रहा है मुझे। तो ये दोनों चीज कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो एक चीज इसमें प्रेजेंट है और एक चीज इसमें प्रेजेंट है। इसमें देखो इसमें Na नहीं है और SO4 भी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो जिसमें प्रेजेंट है उसको ऐड कर देना है, मतलब इस दो को ऐड कर देंगे और जो नहीं है उसको इसे माइनस कर देना है। बात समझ गए यहाँ तक, मतलब सिंपली इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना को ऐड करने से, देखो Na2 C2O4, तो टूटेगा क्या बनेगा, टूटेगा क्या बनेगा 2 लैम्डा m नॉट फॉर Na प्लस प्लस लैम्डा m नॉट फॉर C2O4, ठीक है, टूट रहा है ना ये, ओके, प्लस ये क्या बनेगा लैम्डा m नॉट फॉर H प्लस इंटू 2 प्लस लैम्डा m नॉट फॉर SO4 2 माइनस, ठीक है। फिर जो इसको माइनस कर रहे हैं, इसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो माइनस लैम्डा m नॉट फॉर Na प्लस इंटू 2, यहाँ पे 2 था, माइनस लैम्डा m नॉट फॉर SO4 2 माइनस, वही किया ना, मतलब सिंपली क्या कि दोनों ऐड के, मतलब 100 प्लस 600 माइनस 450, ये किए ना, ये प्लस ऐड किए, इसको माइनस किए, तो ये वैल्यू, अब देखो ये तो कट गया दिख रहा है और ये भी कट गया, देखो तो क्या बन रहा है, यही बन रहा है ना, तो इसमें 2H बन रहा है और तो दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा m नॉट फॉर H2 C2, देखो वही 2H बन रहा है, एक C2O4 बन रहा है, देखो, ठीक है, और ये वैल्यू कितना आ गया 700 माइनस 450 350, दिस आंसर, ठीक है। तो मुझे इस तरह करना है कि उस इलेक्ट्रोलाइट में पे देखना है कि जो तरह जो एटम्स प्रेजेंट है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, उसको ऐड करना है, और जो प्रेजेंट नहीं है उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है यहाँ तक, ओके। अब हम आते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मतलब क्या होता है, तो ये सीबीसी में नहीं है ना, ये नीट में, मेंस में, एडवांस में है, ठीक है। तो कुछ होता नहीं, सिंपल सा लॉजिक है इसमें, दिस इक्वल टू जो वहां पे जहाँ पे के और यहाँ पे जो मोलारिटी था यहाँ पे अब आ जाएगा नॉर्मलिटी, क्या आ जाएगी, यहाँ जाएगी अब नॉर्मलिटी, ठीक है। इन प्लेस ऑफ लैम्डा m नॉट वी आर राइटिंग लैम्डा eq नॉट, ठीक है। तो उस तरह मोलर कंडक्टेंस था, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी था, इस तरह क्या है, लिमिटिंग तरह इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है ना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या था, तरह सेम चीज है, कुछ अंतर नहीं है, जहां लैम्डा m है यहाँ पे लैम्डा इक्विवेलेंट है, वहां पे मोलारिटी था, यहाँ पे क्या है तरह नॉर्मलिटी है, ठीक है। तो उसको हम ऐसे बोल सकते हैं, मुझे पता है कि नॉर्मलिटी क्या होती है, n फैक्टर इनटू मोलारिटी होती है ना, मतलब सिंपली इसको बोल सकते हैं k इंटू 1000 बाई n फैक्टर इनटू मोलारिटी, मतलब क्या हुआ लैम्डा m नॉट बाई n होगा ना सिंपली, ठीक है। यहाँ तक इसको बोलते हैं क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लिया हूं इसमें कि इक्विवेलेंट लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ एल्युमिनियम प्लस 3 इज गिवन 300, तो व्हाट विल बी द लैम्डा m नॉट फॉर एल्युमिनियम, कितना हो जाएगा, इसका तो n फैक्टर कितना होता है, n फैक्टर एल्युमिनियम में कितना होता है 3 होता है, तो क्या हो जाएगा ये 300 बाई 3 मतलब 100 आ जाएगा, लैम्डा ओम इनवर्स स्क्वायर एंड मोल इनवर्स, ठीक है, समझ गया आता। सेम इसके लिए क्या हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, क्या समझे इसको, सॉरी, तो ये गिवन है लैम्डा इक्विवेलेंट गिवन है, हमको लैम्डा m नॉट निकालना है किसका, एल्युमिनियम का, तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे सिंपली क्या इंटू n हो जाएगा ना, तो n कितना दिया हुआ है इसका n तरह 3 होता है, कितना हो जाएगा 3 इंटू 300 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 900 हो जाएगा, ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक कुछ दिक्कत नहीं ना। सेम इसका बात किया जाए तो दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा m नॉट बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका n कितना होता है 2 होता है,
तो इसके अकॉर्डिंग मैं एक क्वेश्चन लिखा हूँ कि व्हाट विल बी द लैम्डा इक्विवेलेंट फॉर दिस सॉल्ट, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सिंपली इक्विवेलेंट ऑफ एल्युमिनियम प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ SO4 2 माइनस, इसमें हम सिंपली ऐड कर दें, कुछ इसमें चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंपली 300 हो जाएगा प्लस 125 हो जाएगा, सिंपली इसको ऐड कर देना है, तो ये 425 हो जाएगा। इसमें हमको इसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। अगर इक्विवेलेंट दिया है तो हम सिंपली उसका इक्विवेलेंस को ऐड कर देंगे। लेकिन बात किया जाए लैम्डा एम नॉट का, तो लैम्डा एम नॉट में क्या होगा, 2 इंटू हो जाता है लैम्डा एम ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है, प्लस 3 इंटू लैम्डा एम नॉट फॉर SO4 2 माइनस, ये हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितना होगा, 2 इंटू लैम्डा एम नॉट, देखो कितना होगा, कितना हो गया 900 प्लस 3 इंटू ये कितना हो जाएगा, देखो ये कितना होगा, ये इंटू एन तो 2 हो जाएगा, मतलब कि 2 इंटू 125 ये हो जाएगा, समझ गया था। क्योंकि लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा एम नॉट बाई एन फैक्टर, और एन कितना होता है, 2 होता है, तो लैम्डा एम कितना होगा, 2 इंटू लैम्डा इक्विवेलेंट दिया 125 इंटू 2 हो जाएगा, और ये 3 टाइम्स है, तो जहां पे लैम्डा एम आएगा तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ कोफिशिएंट्स, बट इफ लैम्डा इक्विवेलेंट इज गिवन देन देयर इज नो नीड टू मल्टीप्लाई इट्स कोफिशिएंट, ठीक है, सिंपली हम उसको ऐड कर देंगे। अब यहाँ समझ गए, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना, ओके। तो काफी इजी टॉपिक है ये, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे कि अप टू कोलरॉच लॉ, ठीक है। अब इसमें बचा क्या, इसमें सिर्फ बचा है बैटरीज, ठीक है, प्राइमरी बैटरीज, सेकेंडरी बैटरीज, ठीक है। तो वो पूरा थ्योरेटिकल है, आप लोग उसको एनसीईआरटी में पढ़ लेंगे कि उस बैटरीज में पहली बात कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है, और उस एनोड और कैथोड में रिएक्शन क्या हो रहा है, ठीक है, और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है, ठीक है। प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, उसको एक बार देख लीजिएगा कि उसका एनोड क्या है, कैथोड क्या है, उसका रिएक्शन क्या है, ठीक है। तो इतना ही चैप्टर में है ना। तो इसमें क्वेश्चंस करते रहिए और इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय।